फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जो मैं आपको समझा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना ये टॉपिक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार को कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो वे अधिकार हैं जो भारतीय सरकार द्वारा भारतीय लोगों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब मौलिक अधिकार क्या है, जो हमारी भारतीय सरकार है वो भारतीय लोगों को, जो लोग भारत में रह रहे हैं, जिनको यहाँ भारत की नागरिकता प्राप्त है, उन लोगों को हमारी जो भारतीय सरकार है वो उन्हें मौलिक अधिकार देती है, ठीक है। कुछ राइट्स देती है। जो ये राइट्स हैं ये उन व्यक्तियों के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, ताकि उनका जीवन अच्छा व्यतीत हो, उनके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उसको वो दूर कर सकें। और जो ये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ये द्वार नहीं है, इसको ये द्वारा है, ठीक है। इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब जो ये हमारी जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें स्टेट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। यदि हम देखें तो जो मौलिक अधिकार है ये एक व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, कि उसे कुछ राइट्स दिए गए हैं जिनको वो अपने जीवन में उन राइट्स का प्रयोग कर सकता है और उनका प्रयोग करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, ठीक है। इन अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है, क्यों इनको फंडामेंटल बोला जाता है, क्यों इनको मौलिक कहा जाता है, इसके भी कई रीज़न है। पहला रीज़न है कि इन अधिकारों को देश के संविधान में स्थान दिया गया है। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनको प्लेस दिया गया है कि इनको अधिकारों को संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो तो उसमें उसके अतिरिक्त जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे कि टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। सेकंड है, ये अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, ठीक है। मौलिक कहे जाने का एक कारण तो ये हुआ कि उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा, सर्वांगीण विकास व्यक्ति इनके बिना अपना नहीं कर सकता। मतलब सर्वांगीण विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये अधिकार न्याय योग्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
मतलब कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक राइट अगर एक इंसान को है तो वही राइट दूसरे व्यक्ति को भी है जो भारत का नागरिक है। तो एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये 5वां पॉइंट जो है ये इसमें गलत है। इसके ये वर्गीकरण है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार है उनका वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है। ठीक है, जो टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, पहले 7 थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो कितने हैं? 6। ठीक, जो 7th जो राइट था उसको अलग करके एक अलग से राइट बना गया है, वो प्रॉपर्टी का राइट है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। जो ये 7th जो राइट था इसको अलग से जो राइट बनाया गया है, संपत्ति का अधिकार, ये 44 अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो कौन सा है? मतलब जो हमारा संविधान है उसका जो भाग 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो सबसे पहले है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 तक जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, 16, 17 एंड 18, उसमें समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। और 23-24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। 29 से 30 तक जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल जो 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका कि इसमें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है। तो हमें ये आर्टिकल्स और कौन से आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार का वर्णन है, ये हमें इसको अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। और ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है मौलिक अधिकारों को हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये निम्न अनुच्छेद है जो कि हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में किस अधिकार का वर्णन किया गया है। हम शॉर्ट में उसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा लेंथी हम नहीं पढ़ेंगे। अधिकारों का वर्णन हमने बात करी है कि 12 से 32 तक किया गया है, किसमें? भाग 3 में। ठीक है, भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। हमारे जो मौलिक अधिकार है इनको भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है, या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन मौलिक अधिकारों को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो मूल अधिकार की जो साधारण धारणा है वो सबसे पहले क्या है कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें मौलिक अधिकारों की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी परिभाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 12। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों से संगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं उनसे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। समता या समानता बात एक ही है।
ठीक है, ये आप समता बोले या समानता। मतलब जो लॉ है, जो हमारा कानून है, उसके समक्ष चाहे गरीब हो या अमीर, सब इक्वल है। ठीक है, ये बात कौन बोलता है? आर्टिकल 14 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब ये कहता है कि जो धर्म है, जाति है, लड़का है, लड़की है, उसके जन्म का स्थान कौन सा, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि आर्टिकल जो 17 है वो किससे रिलेटेड है? या अस्पृश्यता से अंत से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत पहले चलती थी, इसको अंत किया गया कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये सब समानता से रिलेटेड है कि सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं। ठीक है, समान अधिकार देने की बात करते हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो या जाति, धर्म आदि से रिलेटेड हो, है ना, अवसर की समानता से रिलेटेड हो कि समान अवसर दिए जाएंगे, अस्पृश्यता किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उपाधियों का अंत। फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल जो 19 है वो कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। मतलब जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर भी 19 का 1, 19(2) इस तरीके से थोड़े बहुत आर्टिकल इसमें है जिनमें वाक स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार बहुत सारी जो स्वतंत्रता है उनका वर्णन इसमें किया गया है ना। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपशब्द बोले या किसी के साथ बदतमीजी करें, तो वो आपको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो अधिकार है जो आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आपको वो अधिकार प्रदान नहीं है जो दूसरे के अधिकारों का हनन करे, क्योंकि जो आपको अधिकार मिले हैं वह अधिकार दूसरे इंसान को भी है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से रिलेटेड है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चंस में। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। जो 23 है वो मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम से रिलेटेड है। ठीक है, कि भाई आप किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते या दास के रूप में उसको एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं बेच सकते। बाल श्रम, बच्चों से आप श्रम नहीं करवा सकते। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध, ये 24 से रिलेटेड है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो चौथा अधिकार है उसमें आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को गलत बताकर किसी दूसरे धर्म को अच्छा नहीं बता सकते। आपका अपना धर्म है, आप उसके बारे में कुछ किसी को बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन एक सीमा में रहकर। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 27 जो
किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए संप्रदायों के स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, कि किसी विशेष धर्म की को बढ़ावा देने के लिए आप अपने धर्म को ऊपर नहीं ला सकते, तो वो इससे रिलेटेड है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 जो है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना से में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, कि आप किसी भी धार्मिक शिक्षा के उसमें आप जा सकते हैं, धर्म की उपासना में आप मतलब कि आप जा सकते हैं, ये आपको पूरी स्वतंत्रता है, आपको कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। 5th है संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थानों की आप स्थापना कर सकते हैं और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी इसमें दिया गया है। जैसे SC ST के बारे में भी बात की जाती है, तो उनको अलग से रिजर्व कैटेगरी के रूप में भी उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 31 जो है निरस्ती से रिलेटेड है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें विधियों में व्यावृद्धि होती है। अनुच्छेद 31(1), 31(a) या 31(क) संपदाओं आदि के अर्जन से रिलेटेड जो उपबंध होते हैं उनसे रिलेटेड है। अनुच्छेद 31(ख) कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 31(ग) कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 31(घ) निरसित से रिलेटेड है। सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार है। ठीक है, कि आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनको आप संरक्षण कैसे प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, राइट्स तो दिए गए हैं, हमें क्या दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, कितने, 6। लेकिन उनका संरक्षण के लिए अगर कोई हमारे अधिकारों की अवहेलना करता है तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हमारे पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसके लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए। इसका वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 32 में किया गया है। इसके बाद है फ्रेंड्स, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट्स है जिनको हम शॉर्ट्स में अभी करते हैं। अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है। 13 मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 14 कानूनी समानता का अधिकार है या समता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध से संबंधित है। 16 लोक सेवा में अवसर की समानता से संबंधित है। ये पूछे जा सकते हैं कि लोक सेवा की में अवसर की समानता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो है आर्टिकल 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स पेपर में। अनुच्छेद 20C दोहरे दंड से उन्मुक्ति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व विरोध के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो कि मानव दुर्व्यवहार व बालात शर्म का निषेध करता है। अनुच्छेद 24
14 वर्ष के बालकों के लिए जोखिम भरे कार्य के लिए दंडनीय अपराध की व्यवस्था करता है कि 14 वर्ष से कम बालकों के लिए आप जोखिम भरे काम कारखानों आदि में नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने वाली स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक विकास के लिए अदायगी की छूट से संबंधित है। अनुच्छेद 28 कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब धर्म पर आधारित शिक्षा को निषेध करता है। अनुच्छेद 29 प्रत्येक वर्ग को भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है धर्म भाषा आधारित अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। जितने भी अधिकार हमें दिए गए हैं, कितने अधिकार हैं? 6। जो 6 अधिकार है वो क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। इनका वर्णन किस में किया गया है? भाग 3 में किया गया है। आर्टिकल कितने से लेकर? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, जो मेन वर्णन किया गया है वो 32 तक किया गया है, मतलब 12 से 32 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है कि इनका वर्णन भाग 3 में किया गया है। ठीक है, और ये टोटल 6 हैं। पहले 7 थे लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। और ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।